सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो इनको एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करना है, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। इस तरीके से अगर आप ये इतना इन्वॉल्व मत हो जाएं कि आप लोग बस अंदर ही वही पढ़ते जा रहे हैं कि ये बहुत एक्सटेंसिव बुक है। नॉलेज इज़ अबव एग्जाम, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपके कनेक्शंस। आपके कनेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सारी ज़िंदगी काम आते हैं। तो ये आपकी प्रोफेशन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एग्जामी डेंटिस्ट्री सीरीज। दिस इज आज़िफ खुर्शीद फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बताया चलूँ कि ऑल दो मेरा ताल्लुक डाउ यूनिवर्सिटी से है, लेकिन ये सीरीज़ काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च के बाद बनाई जा रही है, जिसके अंदर हमारी टीम ने डिफरेंट डेंटल कॉलेजेस का सर्वे किया, वहाँ के सीनियर्स को लूप में लिया और उनके तमाम स्टडिंग स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करके कंपाइल करके वीडियो की सूरत में आप तक पहुँचा रहे हैं, जो कि पीएमडीसी जो कि पीएमसी हो चुका है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसकी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। सो बेसिकली व्हेन अ फ्रेशमैन कम्स टू कॉलेज दे हैव टू फेस मेनी हर्डल्स लाइक कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इन तमाम बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, सही है। सो बेसिकली जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो फैकल्टी की तरफ से आपको कुछ बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, जो कि आप लॉन्ग बुक्स के नाम से उसको पहचानते हैं। बेसिकली वो आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं, जो कि काफ़ी बल्कि होती हैं, टेक्स्ट भी ज़्यादा होता है हर लिहाज से। और दूसरी बुक्स कैटेगरी वो होती है जो कि आपको आपके सीनियर्स रिकमेंड करते हैं फॉर रिवीजन। बेसिकली दे आर रिव्यू बुक्स, ठीक है, वो आपकी रिव्यू बुक्स होती हैं, उनको शॉर्ट बुक्स भी कहते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉन्ग बुक और शॉर्ट बुक में फ़र्क क्या होता है, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे कौन सी चीज़ कब पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है और आगे जाके मुझे उससे क्या बेनिफिट होगा। देखिए, प्रोज एंड कॉन्स बताना हमारा काम है, बाकी उन प्रोज एंड कॉन्स की बेसिस पर उनका एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग करना वो आपका काम है कि आपको कौन सी पढ़नी है, सही। तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ, पूरी वीडियो का ताल्लुक इसी प्रिंसिपल से होगा जो कि आपको जहन में रखना है अपने। वो प्रिंसिपल ये है कि देखें, जब भी आप लॉन्ग बुक पढ़ रहे हो तो आप ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि क्या आप इस किताब को एंड के 2 दिन में एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आपका यकीनन जवाब होगा कि नहीं भाई, अगर 500-600 पेज की किताब है जो कि मैंने पूरे साल पढ़ी है, तो मैं उसको साल में पूरे साल पढ़ के 2 दिन पहले कैसे रिवाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका हल ये है कि आप नोट्स बनाएं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। आप नोट्स बनाएं और उसके अलावा नोट्स के साथ साथ आप शॉर्ट बुक यूज़ करें। मतलब आपने सपोज़ एक चैप्टर पढ़ा लॉन्ग बुक से, आप उसी को फ़ौरन देख लें शॉर्ट बुक के अंदर। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप पेपर से पहले रिवाइज़ करने के लिए बैठेंगे तो आपकी शॉर्ट बुक से फैमिलियरिटी बनी हुई होगी। आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है, किस तरीके से रिवाइज़ करनी है। क्योंकि होता यह है कि स्टूडेंट्स पूरा साल लॉन्ग बुक पढ़ते हैं, पूरा साल आपने लॉन्ग बुक पढ़ ली, एंड टाइम पर होता यह है कि शॉर्ट बुक आपके पास रखी हुई, आपने बिल्कुल नए तरीके से खोली, अब आप उसको बिल्कुल A to Z पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इनिशियली स्टेप 1 से, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और इसीलिए देखने में ये आता है कि जो बच्चे ज़्यादातर लॉन्ग बुक्स पढ़ते हैं और सिर्फ लॉन्ग बुक्स के ऊपर इक्तफा करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा GPA में स्कोर नहीं कर पाते, सही। तो इस बात को आपने जहन में रखना है, आगे कन्वर्सेशन इसी के हवाले से होगी। सो देखिए, BDS फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मेजरली। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनकी बात हम लोग आखिर में करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास पहला सब्जेक्ट होता है एनाटमी, दूसरा आपके पास होता है फिजियोलॉजी, तीसरा आपके पास होता है बायोकेमिस्ट्री और चौथा आपके पास होता है ओरल बायोलॉजी। मतलब ओरल बायोलॉजी के अंदर आपके 2 डिवीजन्स हैं, ओरल हिस्टोलॉजी एंड टूथ मॉर्फोलॉजी। तो पहले हम लोग देखेंगे एनाटमी को। इन तमाम पहले अच्छा एक चीज़ और ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि इन तमाम चीज़ों की आपको पढ़ने से पहले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटमी की। देखिए, एनाटमी जो होती है वो किसी भी डिसिप्लिन की बिल्कुल बेस होती है। अगर आप इसी एनाटमी को फिजियोथेरेपी के अंदर पढ़ते हैं तो उसका एक अलग रोल है। अगर आप इसी एनाटमी को BDS के अंदर पढ़ते हैं उसका अलग रोल है। अगर आप इसी एनाटमी को MBBS के अंदर पढ़ते हैं तो उसका एक अलग रोल है। नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं उसका एक अलग रोल है। तो मैं आपको BDS के हवाले से बताऊंगा कि आपके पास BDS के हवाले से एनाटमी की क्या सिग्निफिकेंस है, आपको उसमें कितनी गहराई में जाके पढ़ना है, ताकि आपको आगे जाके मसले मसाइल ना हो। देखिए, एनाटमी BDS की जो होती है वो आपके हेड एंड नेक पढ़ाया जाता है, आपको थोरेक्स पढ़ाया जाता है, आपको एब्डोमेन पढ़ाया जाता है, आपको पेल्विस पढ़ाया जाता है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के अलावा आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई जाती है, न्यूरो एनाटमी पढ़ाई जाती है आपको, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ आपकी होती है ना, वो होती है आपकी हेड एंड नेक और आपकी न्यूरो एनाटमी। हेड एंड नेक का तो आपको पता है कि हेड एंड नेक आपकी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है BDS के बाद आगे जाके मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की भी एक फील्ड होती है जिसमें रेजिडेंसी वगैरह मिलती है, इसमें पूरी स्पेशलाइजेशन होती है, जहाँ पे हम लोग नेक के ट्यूमर्स,
और मैंडिबल के ट्यूमर्स, मैक्सिलर ट्यूमर्स, इनफैक्ट इनकी जो रोटेशन होती है वो न्यूरो सर्जरी के अंदर भी लगती हैं, जो कि आगे जाके न्यूरो सर्जन के साथ भी काम करते हैं। तो आप लोगों को न्यूरो एनाटमी, आप लोगों को हेड एंड नेक की एनाटमी तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, ठीक है। बाकी रही बात एनाटमी की, आपकी थॉरेक्स की, आपके एब्डोमेन की, आपकी पेल्विस की, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं, सही है। रही बात फिजियोलॉजी की, तो अब देखिए फिजियोलॉजी का ताल्लुक जहाँ तक है वो ये कि मुंह की बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, डिफरेंट सिस्टम के साथ रिलेट करती हैं। तो आपको तमाम बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि यस ये मसले मसाइल हो रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम के अंदर ये मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उसके ओरल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे। तो ऑब्वियसली जब आपको सिस्टमिक डिजीज़ का पता होगा तभी आप उसके ओरल मैनिफेस्टेशन बता पाएंगे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। देखिए बायोकेमिस्ट्री आपकी हर जगह होती है। आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री आपकी वहाँ पर आएगी। आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री आपकी वहाँ पर आएगी। आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री आपकी वहाँ पर आएगी। तो बायोकेमिस्ट्री तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर जगह पे मिलेगी, हर जगह मिलेगी आपको बायोकेमिस्ट्री। टूथ मॉर्फोलॉजी और ओरल हिस्टोलॉजी बताने का यहाँ पे कोई तुक नहीं, मतलब कि आप लोग इस बात का पता है कि आप लोग बीडीएस कर रहे हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर होनी ही चाहिए लाजमी। इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, ये तो कोई बिल्कुल सवाल हो ही नहीं सकता कि भाई हम लोग ये नहीं पढ़ना चाह रहे, ये तो नहीं, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं। आपको ओरल हिस्टोलॉजी, ओरल एनाटमी पूरी पता होनी चाहिए। ओरल एनाटमी के अंदर बेसिकली हम लोग आपकी जो टूथ होते हैं, टूथ एनाटमी, टूथ मॉर्फोलॉजी से बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर आप लोग टूथ के सर्फेसेस वगैरह पढ़ते हैं, उसके कस वगैरह पढ़ते हैं, उसकी तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। और ओरल हिस्टोलॉजी के अंदर आपके ओरल टिश्यूज़ क्या हैं, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या हो रहा है, आपकी ज़बान की नर्व सप्लाई क्या है, और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ओरल कैविटी। हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल एनाटमी की। देखिए जनरल एनाटमी के लिए आपके पास जो बुक होती है वो होती है शॉर्ट बीडी 84 की बुक होती है, हैंड बुक होती है बेसिकली वो, तो वो आप लोग लेते हैं, आपको वो पूरी पढ़नी होती है। उसमें मेजरली आपको टॉपिक्स जो पढ़ने होते हैं वो बोन पढ़ना होता है, आपके बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ये मेजर टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको उसके अंदर आपको कवर करने होते हैं। और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है जनरल एनाटमी से बोन्स पूछना, जॉइंट्स वगैरह पूछना, सही है। आपके पास फिर आती है हिस्टोलॉजी के लिए आपके पास जो टेक्स्ट बुक है जो कि रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी होती है वो होती है आपके पास वीटर्स। लेकिन वीटर्स बीडीएस वालों के लिए कोई ऐसा उसका फ़ायदा नहीं होता, ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा ये। तो आप बेहतर यही है कि आप लोग लाइक हुसैन लें, लाइक हुसैन पढ़ें, और उसके अंदर आप लोगों को जो पढ़ना है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके पास एपिथेलियम, एंडोक्राइन, कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है, जो कि वो लाजमी टेस्ट करता है आपसे एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग न्यूरो एनाटमी की। न्यूरो एनाटमी के लिए आपके पास जो रिकमेंडेड बुक है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो है स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी। स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते उसको, लेकिन एक जो हैक मैं आपको बताऊँ वो ये कि आप लोग क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी के लिए नजीब की वीडियोज़ देखें, वो बहुत परफेक्ट वीडियोस होती हैं, आप देखें, साथ में आप उसके नोट्स बनाएं, ठीक है। लेकिन सिर्फ नोट्स के ऊपर इक्तफा मत करें, उसके साथ एक शॉर्ट बुक होती है जो कि है टर्स, अनीस मुसानी की वो बुक होती है, आप लोग उसको पढ़ें साथ में, तो कॉम्बिनेशन बनेगा नजीब और साथ में टर्स। ये 2 बुक्स आप पढ़ सकते, ये नजीब की वीडियोज़ देखें, साथ में टर्स पढ़ें, ये कॉम्बिनेशन एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें न्यूरो एनाटमी की स्नेल्स तो हाँ पढ़ें, कोई मसली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि किन चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि टाइम टेकिंग भी कम है और नॉलेज भी आपकी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। देखिए ग्रॉस एनाटमी के लिए आपके पास जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं बाय यूनिवर्सिटी, वो आपके पास 2 बुक्स हैं, ग्रेज एनाटमी और KLM। ग्रेज एनाटमी एक यूरोपियन बुक है, जबकि KLM आपकी एक अमेरिकन बुक है। दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको कौन सी बुक लेनी है। ग्रेज एनाटमी के अंदर आपके पास डायग्राम्स बहुत अच्छी हैं, ऑब्वियसली वो KLM के अंदर भी अच्छी हैं, लेकिन ग्रेज एनाटमी के अंदर आपके पास नॉलेज कॉम्प्रहेंसिव है और साथ में बिल्कुल समराइज लिखा हुआ है, चार्ट्स वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं जो कि आपको एंड टाइम पे रिवीजन में आसानी करते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें KLM की, तो KLM के अंदर एक एक्सटेंसिव नॉलेज है, लेकिन उसमें एज सच चार्ट्स वगैरह नहीं बने हुए। तो स्टूडेंट्स, उन लोगों को बहुत मसले मसाइल हुए हैं जिन लोगों ने सिर्फ KLM के ऊपर इक्तिफा किया। तो मैं आपको ये पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ग्रॉस एनाटमी पढ़ें तो ग्रेज की पढ़ें और साथ में उसके नोट्स वगैरह बनाते रहें, चीज़ों को हाईलाइट करते रहें, ताकि आपको पेपर से एक दिन पहले रिवाइज करने में आसानी हो। अच्छा, आपको BDS के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो आपके पास हेड एंड नेक है, थॉरेक्स है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब नहीं पढ़ाया जाता, आपको पेल्विस भी पढ़ाया जाता है। तो आपके हेड एंड नेक, आपका थॉरेक्स, आपका एब्डोमेन, लिवर, लंग्स वगैरह और साथ में आपका पेल्विस, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं ग्रॉस एनाटमी के अंदर। लेकिन जो मेन टारगेट है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो है आपका हेड एंड नेक, और मैं आपको उसकी सिग्निफिकेंस पहले ही बता चुका हूँ कि क्या हेड एंड नेक की और न्यूरो एनाटमी की क्या आपके पास सिग्निफिकेंस है। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने कोई भी बड़ी बुक उठानी है और लाजमी आपने किससे पढ़ना है, हेड एंड नेक को लाजमी आपने उसी से पढ़ना है। रही बात दूसरे सिस्टम्स की, तो उनके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप चाहें तो आप शॉर्ट बुक भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एसेंस होती है, आपके पास BRS होती है, आपके पास और भी डिफरेंट बुक्स होती हैं,
आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोबारा मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने हेड एंड नेक पढ़ना है लाजमी लॉन्ग बुक से ही, बिकॉज इट्स वर्थ इट, ठीक है, वो वर्थ रीडिंग है। अच्छा, ग्रोथ एनाटॉमी आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के लिए। एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपके पास जो रिकमेंडेड बुक होती है वो होती है लैंगमैन या फिर KLM की भी होती है, लैंगमैन की भी होती है, लेकिन मैं आपको दोनों रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप नजीब के लेक्चर्स देखें एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट लेक्चर्स होते हैं, उनके नोट्स बनाएं और साथ में रिव्यू करें, कहाँ से, शर्जील की शॉर्ट बुक से। ये आपके एम्ब्रियोलॉजी को इंशाल्लाह निकाल देगा। सही है जी। तो ये बात हो गई हमारी एनाटॉमी की। एनाटॉमी यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजी की। लेकिन फिजियोलॉजी के लिए जो वर्ल्ड वाइड बुक यूज़ होती है वो होती है आपकी गाइटन। कुछ लोग गिनॉन भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन गिनॉन मैं पर्सनली रिकमेंड किसी को भी नहीं करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज वाली बुक है। तो आप लोग गाइटन को देख सकते हैं। बेबी गाइटन भी कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि बेबी गाइटन भी आप लोग पढ़ें, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, आप बेबी गाइडन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो बेहतर लग रहा है आप लोग वो करें। शॉर्ट बुक से भी आप फिजियोलॉजी निकाल सकते हैं, एज सच कोई इतना मसला है नहीं। लेकिन अगर आप लोग चाहें, आप लोगों को शौक हो रहा है पढ़ने का, किसी का इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप लोग गाइडन पढ़ें। बेबी गाइडन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइम टेकिंग होती हैं। वो बस फॉन्ट छोटा होता है, उसका फॉन्ट बड़ा होता है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क उसके अंदर है नहीं। वैसे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये, जो हम लोगों का पूरा विजिट था, सर्वे जो किया, उसमें भी हम लोग को यही बात देखने को मिली कि लोगों ने गाइडन बड़ी वाली नहीं पढ़ी, ना बेबी गाइडन पढ़ी, लोगों ने शॉर्ट बुक्स पे ही इक्तिफा किया और उसी से उनको फ़ायदा हुआ आगे जाके भी। सही है। अब बात करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री की। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो लॉन्ग बुक है वो है आपके पास लिपिनकॉट बहुत बेहतरीन किताब है। आई पर्सनली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग वो पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त किताब है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने आपको बताया ना कि बायोकेमिस्ट्री आपको हर जगह मिलती है, तो आप उस हिसाब से देख के पढ़ें। बायोकेमिस्ट्री लाजमी पढ़ें लिपिनकॉट से, और उसको पूरा पढ़ें, छोड़ें मत कुछ भी। लेकिन साथ में आप लोगों को एक चीज़ करनी है, वो चीज़ यह है कि आपने शॉर्ट बुक भी उठानी है। उसकी एक शॉर्ट बुक आती है फाइक के नाम से, फाइक अहमद के नाम से बायोकेमिस्ट्री शॉर्ट बुक होती है, जो कि आपने साथ साथ पढ़नी है। सपोज आपने कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म आप लोग पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप ग्लाइकोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा है कहाँ से, लिपिनकॉट से, तो आप लोग ग्लाइकोलिसिस को फ़ौरन फाइक अहमद से पढ़ें, ताकि वो आपका एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाए। ताकि आप लोग एग्जाम से अगर एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप फाइक अहमद लेके बैठते हैं, तो आप लोग आराम से उसको रिव्यू कर सकें। आप लोगों के लिए फाइक अहमद को नई किताब ना हो, आपको बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना ना पड़े। तो बायोकेमिस्ट्री में ये हिसाब किताब होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री लिपिनकॉट का पूरा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एंड पेज पे समरी लिखी होती है ना, उसको नहीं पढ़ते। तो आपने बायोकेमिस्ट्री की पूरा टेक्स्ट पढ़ना है, साथ में जो समरी का पेज है ना, आपने उसको गो थ्रू करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो टेक्स्ट 8-10 पेज का पढ़ा है, क्या आप उसको एक पेज के अंदर समराइज कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपने इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली बायोकेमिस्ट्री क्रेडिट आवर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत फ़ायदा होता है इससे। अब बात हम लोग करते हैं ओरल हिस्टोलॉजी की और टूथ मॉर्फोलॉजी की। लेकिन ओरल हिस्टोलॉजी के लिए डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट बुक्स रिकमेंड की जाती हैं। डाउ के अंदर टेनकेट्स रिकमेंड की जाती है, अब बर्कोविट्स हो गई है यहाँ पे, और बाकी डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर कुछ जगह पे टेनकेट्स रिकमेंड करते हैं, कुछ जगह पे आपको बर्कोविट्स वगैरह रिकमेंड करते हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप लोग कौन सी बुक पढ़ें। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग टेनकेट्स पढ़ें, उसके ना फिगर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, चार्ट्स बहुत अच्छे बने हुए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि बुक जब भी आप लोग पढ़ें लॉन्ग बुक, तो ऑलवेज कीप इन द बैक ऑफ माइंड कि मुझे इसको एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करना है, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। इस तरीके से अगर आप यही स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी आपको मसले मसाइल नहीं होंगे लॉन्ग बुक पढ़ने से। सही है। अच्छा, ये तो हो गए आपके टेनकेट्स। नोट्स आपने बनाने हैं वही जो मैंने आपको कहा था ओरल हिस्टोलॉजी के लिए भी। अब बात करते हैं टूथ मॉर्फोलॉजी के लिए। टूथ मॉर्फोलॉजी के लिए एक बुक है वर्ल्ड स्टैंडर्ड, वो है व्हीलर्स। आपके एग्जाम होते हैं, एनबीडी होता है आपका, यूएस का जो एग्जाम होता है, आपका एग्जाम होता है यूके का ओआरई होता है, एलडीएस वगैरह होता है। तो इन सब जगहों पे भी ना जो टूथ मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी व्हीलर्स से। व्हीलर्स इज़ द बाइबल ऑफ टूथ मॉर्फोलॉजी। आपको ये लाजमी पढ़नी है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। लेकिन एक और चीज़ ये कि आपको इसके अंदर घुस नहीं जाना, घुस के बाहर भी आना है। आपको उसके अंदर डीपली बिल्कुल इतना इन्वॉल्व मत हो जाए कि आप लोग बस अंदर ही वही पढ़ते जा रहे हैं। कि ये बहुत एक्सटेंसिव बुक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपने इसके नोट्स भी बनाने हैं ताकि रिटेन आपको रहे। लेकिन जो चीज़ के आप नोट्स बनाते हैं 100% वो आपको चीज़ रिटेन रहती है, अगर आप उसको एक मरतबा गो थ्रू कर लें। लेकिन अगर आप लॉन्ग बुक पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आपको इतनी रिटेन नहीं रहती। इसके कोई चांसेस नहीं कि आपको रिटेन है। आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाती है, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये आपको इतना हेल्प नहीं करती है सच। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप लोग टूथ मॉर्फोलॉजी के लिए व्हीलर्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो साथ में आप उसके नोट्स बनाएं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मुंह में 32 दांत होते हैं, ठीक है, 32 टीथ वी हैव। तो उसमें करना आपको यह है कि आप दांतों को ना कंपेयर करके पढ़ें। आपके पास सपोज फर्स्ट मोलर है और सेकंड मोलर है,
तो फर्स्ट मोलर को सेकंड मोलर से कंपेयर करके पढ़ें। अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तभी आपको उसके डिफरेंसेस याद होंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है लाजमी। अगर आप इंडिविजुअल टुक्स को पढ़ेंगे ना तो ऑनेस्टली आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको समझ आ रहा हो कि हाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे समझ आ रहा है, लेकिन वो आपको रिटेन नहीं रहेगा। तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको रिटेन ना रहे, जो आपको एग्जाम में हेल्प ना करे। सही है जी। तो ये आपका हो गया कवर किस चीज़ का, आपका तमाम कोर्स जो मैंने आपको कवर कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ ये मैं आपको बताया चलूँ कि KMDC के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर डेंटल मटेरियल्स पढ़ाया जाता है और KMDC के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपको इस्लामियत और सोशल स्टडीज़ भी पढ़ाई जाती है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो KMDC के स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है डेंटल मटीरियल्स, तो आप लोग उसके अंदर जो बुक आपकी रिकमेंडेड है वो है मैकैब और फिलिप्स बहुत एक्सटेंसिव बुक है। फिलिप्स लोग नहीं पढ़ते, मैकैब इस लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, अगर आप डेंटल मटेरियल्स के अंदर मास्टर्स कर रहे हैं, MDS वगैरह करें, कोई PhD वगैरह करें, तब तो आप पढ़ें फिलिप्स। लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास मैकैब। आप लोग मैकैब पढ़ें और मैकैब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। अच्छा, सीन एक और ये है कि DM डेंटल मटीरियल्स और बायोकेमिस्ट्री बहुत ड्राई सब्जेक्ट्स हैं, तो कोशिश ये करें कि इनको इंटरेस्टिंग बनाएं, इनको डेली लाइफ के साथ आप ना कंपेयर करें, इसको रिलेट करें। डेंटल मटेरियल्स का मैं आपको बता दूं, डेंटल मटेरियल्स आपको कहाँ पे काम आएगा। डेंटल मटेरियल्स आपको पूरी डेंटिस्ट्री में काम आएगा। यार आप लोग इंप्रेशन लेते हैं दांत बनाने के लिए, ऑब्वियसली वहाँ पे जो मटेरियल होता है वो कहाँ पढ़ेंगे, डेंटल मटेरियल्स के अंदर पढ़ेंगे। आप फिलिंग वगैरह करते हैं तो वो मटेरियल जहाँ पे यूज़ होता है तो आप वो कहाँ पढ़ेंगे, आप डेंटल मटेरियल्स के अंदर पढ़ेंगे। हर चीज़, रूट कैनाल, सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, आप जो भी मटेरियल डेंटिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है वो सब कुछ आप डेंटल मटेरियल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल्दो ये ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पता है ये वर्थ रीडिंग है। इसी से आपका पूरा का पूरा आपका जो पूरा करियर है वो इस पे बेस करता है। तो इस चीज़ को ज़रा आप लोगों ने देखना है तरीक़े से। तो डेंटल मटेरियल्स के आपके हवाले से ये चीज़ें। अच्छा, और KMDC के स्टूडेंट्स के लिए सोशल स्टडीज़ और इस्लामियत के जो हिसाब किताब है उसके लिए बुक्स रिकमेंडेड होती हैं। वो कहते हैं BSc की जो बुक्स हैं वो आप लोग पढ़ें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वो बुक्स खरीदने की, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है वो बुक्स पढ़ने की। हम लोगों ने जब विजिट किया था KMDC तो वहाँ के सीनियर्स ने हम लोग को ये बताया कि आप लोग सिर्फ टीचर्स की दी गई PDFs पे इक्तफ़ा करें और जो नोट्स वगैरह हैं वो कॉपी वगैरह करवा के वो पढ़ लें, तो कोई इतना मसला वाली बात होती ही नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को BSc की किताबें खरीदने की। जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं उस पर काम करें, उसकी किताबें खरीदें, लॉन्ग बुक्स भी पढ़ें। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, पढ़ाई किस तरीके से करनी है फॉर नॉलेज। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से पढ़ने की, ये एक बहुत मेजर इशू आता है स्टूडेंट्स का कि वो लोग लॉन्ग बुक से पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनका टारगेट एग्ज़ाम्स को एस करना होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ना वो कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी है, किन चीज़ों को आपको बहुत देखना है ताकि आप GPA भी स्कोर कर सकें, क्योंकि एट द एंड आपको GPA मैटर करती है। तो अब देखें, बात सारी ये है कि यू आर गोइंग टू सर्व कम्युनिटी, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो बनता है वो नॉलेज से बनता है। नॉलेज के लिए आपको बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं लाजमी, शॉर्ट बुक से सिर्फ काम नहीं होता। हाँ, आपकी GPA बहुत अच्छी आ सकती है लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर। ठीक है, आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक आपके पास नॉलेज ना हो, आपकी अप्रोच अच्छी ना हो, आपकी क्लिनिकल अप्रोच अच्छी ना हो। और ये सिर्फ तभी होगा जब आप बड़ी बुक से पढ़ेंगे, उनको समझ के पढ़ेंगे और चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, अब आपने करना ये है कि डे 1 से आपने स्टडी स्टार्ट करनी है। डे 1 से आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट करनी है और अपने एकेडमिक कैलेंडर को देखना है कि आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं, फिर उस हिसाब से आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। स्टार्टिंग के जो 3 हिस्से हैं, लाइक आपके पास 12 महीने होते हैं साल के अंदर और मेरे ख्याल से कोई 10 महीने का सेशन होता है आपका, तो आप 7 महीने निकालें जो कि आप लोगों ने प्रॉपर निकालने हैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। आप लोगों ने पढ़नी है लॉन्ग बुक्स और पढ़ते जाना है, साथ में शॉर्ट बुक्स को भी रखना है, उनको देखना है। लेकिन ये 7 महीने ना आपके, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम की टेंशन कोई लेनी नहीं है आपने, क्योंकि नॉलेज इज़ अबव एग्ज़ाम, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है लॉन्ग बुक से। 7 महीने आपने पढ़ा, लॉन्ग बुक्स आपने पढ़ी और चीज़ों को एनालाइज़ किया, यूटिलाइज़ किया। बेस्ट बुक से पढ़ें, जो बेहतरीन बुक है आप उससे पढ़ें। कोई मसला नहीं कि आप बाद में उसको रिटेन रख सकते हैं, नहीं रख सकते, लेकिन आप उससे पढ़ें, लाजमी पढ़ें, नॉलेज गेन करें उससे। ठीक है, साथ में आप लोग शॉर्ट बुक को देखें ताकि आप चीज़ों को रिटेन भी कर सकें थोड़ा बहुत। अब 7 महीने हो गए, 7 महीने के बाद अब आपका टाइम पीरियड शुरू हो रहा है 8, 9 और 10, 9, 8 एंड 10 ये आपके आखिरी के 3 महीने हैं जो कि आपने इसके लिए इसमें अब आपने पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए। आखिरी के 3 महीने आप लोगों ने पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए। सही है,
तो अब एग्ज़ाम्स को पढ़ने का हिसाब किताब सारा का सारा ये है कि आप लोगों ने ऑब्वियसली सीनियर से ताल्लुकात बनाने हैं अपने। सीनियर्स जो होते हैं ना, दे आर की टू सक्सेस। ऑनेस्टली मैं आपको सही बता रहा हूँ, सीनियर्स आर योर सेवियर्स। आप सीनियर्स के पास जाएं, उन लोगों से पूछें कि एग्जाम में टेस्ट क्या क्या करता है, किस तरीके से सवाल पूछता है वो। अब इन 3 महीने आप लोगों ने पढ़ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए, जीपीए के लिए पढ़ना है आप लोगों ने, सही, क्योंकि एट द एंड वो मैटर करती है आपकी, लाजमी आपको उसी से जज किया जाएगा कि आपकी क्या जीपीए आई है, ठीक है। ऑल्दो उसका कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ऑब्वियसली वही वाली बात है, डायलेमा है, आपको जज किया जाएगा उससे। तो आप लोगों ने सीनियर से मुलाकात करनी है, उनसे आप लोगों ने पास्ट पेपर्स लेने हैं। पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पास्ट पेपर्स करें। आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो होगा, 7 महीने आप लोगों ने लगाए लॉन्ग बुक के ऊपर, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ऐसा हो रहा हो कि हाँ आप पास्ट पेपर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि भाई ये टॉपिक इस तरह का है, यहाँ से आया हुआ है। तो आप एक मतलब अगर दोबारा रिव्यू देंगे पेपर्स का सोच के, पेपर्स को जहन में रख के, शॉर्ट बुक के थ्रू, तो इंशाल्लाह आप लोग पास्ट पेपर सॉल्व करने लग जाएंगे। पास्ट पेपर्स को बार बार रिवीजन करें, पास्ट पेपर्स को बार बार रिव्यू दें, और साथ में शॉर्ट बुक्स को अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। लॉन्ग बुक्स का टाइम आपका खत्म हो चुका है 7वें महीने के एंड में, बस आपने लॉन्ग बुक को अब नहीं उठाना, लॉन्ग बुक उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है किस चीज़ के ऊपर, एग्जाम्स के ऊपर। तो आखिरी के 3 महीने आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, ताकि आप जीपीए को स्कोर कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताता चलूँ, देखें यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपके कनेक्शंस। आपके कनेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सारी ज़िंदगी काम आते हैं। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है, सही है। तो आपको इसमें अपने कनेक्शन लाजिम बनाने हैं। और डेंटिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत छोटी है। डेंटल मार्केट जो है ना, वो बहुत छोटी मार्केट है, बहुत छोटी, हर कोई एक दूसरे को जानता है, ठीक है। तो आपको एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाने हैं ताकि आगे जाके आपको फ़ायदा हो सके, और ताल्लुकात की बेसिस पे ही बहुत सारे। तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। अगर आपको क्यूरीज वगैरह हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई क्यूरीज वगैरह पूछें तो आप वहाँ भी प्रयास कर सकते हैं, कोई ऐसी मसली बात नहीं है। मेरा नाम हासिफ खुर्शीद है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।